सारा सामान आंगन में था। पिताजी के इशारा करने पर रोहन भागता हुआ गया। गली के नुक्कड़ पर तिवारी जी के एसटीडी बूथ से ट्रेन के बारे में पूछताछ कर आया। ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, यानी अब 4 बजे पहुंचेगी। चलने के लिए तैयार खड़े दादाजी दादी जी को सहारा देकर पिताजी ने वहीं बिछी खाट पर बैठाया और स्वयं भी खंभे के सहारे सिर झुकाकर बैठ गए। रोहन दूसरे कोने में गुफ्तगू कर रहे रीता टिंकू के पास आया। रोहन के बैठते ही रीता ने कुड़क कर कहा, ट्रेन को भी आज ही लेट होना था। छोड़ री, अब तो जा ही रहे हैं, 1.5-2 घंटा और सही। अच्छा है बाबा, पिंड छूटा, अब 4-6 माह क्या आएंगे। मगर माँ तो बोल रही थी, टिंकू रहस्यमय ढंग से फुसफुसाया। दादाजी दादी जी अब वहीं रहेंगे, ताऊ जी के पास। रीता को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। अविश्वास से उसे देखती रही। मैं खिड़की की ओर में खड़ा था। उसने गले पर हाथ रखा। अभी सुबह ही माँ पिताजी से बोल रही थी। पिताजी कमरे में अपना बैग जमा रहे थे। माँ कपड़े तहकर उन्हें देती जा रही थीं, बैग जमाते हुए। पिताजी ने माँ से कहा, अब देखो भाभी जी कितने दिन रखती हैं उन्हें, कितने दिनों नहीं। माँ एकदम उखड़ गईं। उनसे स्पष्ट कह देना, आखिर वे भी उनके बेटे बहू हैं, उन्हें भी तो सेवा करनी चाहिए इनकी। मेरी बात सुनो हंसा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कब तक हम ही सारा खर्च वहन करते रहेंगे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? भगवान का दिया सब कुछ तो है उनके पास, फिर संभालते क्यों नहीं अपने माता पिता को? तुम्हारा कहना सही है हंसा। पिताजी ने निरीह नज़रों से माँ को देखा। पर भाभी जी इस बात को समझती ही नहीं। फिर मैं कैसे समझ जाती हूँ? तमतमा कर माँ ने बात काट दी। पिताजी ने विश्वस्ता से नैन झुका लिए। माँ भिन्ना कर कमरे से बाहर निकल गईं। रोहन रीता के मुख खुले के खुले रह गए। यह सुनकर कुछ क्षणों तक उनके बीच मौन छा गया। रीता का लेस मात्र भी विश्वास नहीं था कि ताई जी 1.5-2 माह से अधिक दोनों को रखेंगी। पिछली बार भी जब वे गए थे, शायद 6 या 7 वर्ष पूर्व, 2 ही माह के में वापस भेज दिया था। अब जब मालूम पड़ेगा कि हमेशा के वास्ते आए हैं, तो रीता ने चोर निगाहों से पप्पा को देखा। पिताजी सिर झुकाए किसी गहन चिंता में लीन थे। उनके मन में मच रहे तूफान को रीता भली भांति महसूस कर रही थी। एक वही तो है जो दादाजी दादी जी को ताऊ जी के यहाँ नहीं भेजना चाहते, मगर ये चारों भी क्या करें? घर के हालात ने तो इन चारों को ऐसा सोचने के लिए विवश कर दिया था। पिताजी की पगार इतनी थी ही नहीं कि सबका गुजारा आराम से हो जाता। आधी पगार दादाजी दादी जी की बीमारी, दवा, डॉक्टर में खर्च हो जाती। शेष खर्च घर चलाना भी मुश्किल हो जाता। बच्चों की अधिकांश फरमाइशें अधूरी ही रह जाती, मगर पढ़ाई के खर्चों में वे कैसे कटौती कर सकते थे? फीस भी भरना जरूरी, कापी किताबें भी लाना भी जरूरी। रोहन कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था, रीता सिलाई। तो 2.5 वर्ष के मेहनत के बाद दोनों घर सहारा देने लायक हो जाते, मगर काफ़ी खींचतान करने के बावजूद महीने के आखिर में कुछ भी बच नहीं पाता। ऐसे में इन क्लासों के लिए फीस के पैसे कहाँ से आते? धीरे धीरे उनके दिलों में यह धारणा घर करने लगी कि यदि ताऊ जी दादाजी दादी जी को अपने पास बुला ले तो खर्चों में कितनी बचत हो जाया करे। वे पिताजी को समझाने का यत्न करते। ताऊ जी के पास इतना पैसा है, अच्छी नौकरी है, फ्री मेडिकल सुविधा है, नौकर चाकर सब तो है। दादाजी दादी जी वहाँ आराम से रहेंगे। तुम्हारा कहना सही है बेटे। पिताजी सहमत होते हुए भी व्यवस्था जतलाते, मगर बिना बुलाए कैसे भेज दूँ? हद है। बेटे के पास जाने के लिए भी आमंत्रण की ज़रूरत है बेटे। तुम्हारी ताई जी का जो स्वभाव है, फिर आप ताऊ जी से क्यों नहीं कहते कि वे ताई जी को समझाएं? समझाना ताई जी को नहीं है, समझना ताऊ जी को है। ये तीनों को पिताजी की फिलॉसफी कुछ समझ में न आती। पिताजी मुस्कुराकर चुप हो जाते। उनका दृढ़ विश्वास था कि माता पिता की सेवा स्वयं की इच्छा शक्ति से होती है। यह पुत्र का कर्तव्य है, याद दिलाने की बात नहीं। पुत्र में यदि सेवा की भावना होगी तो वह पत्नी चाहे लाख रूप झगड़ालू की हो, हर हाल में सेवा करनी होगी। पुत्र ही यदि इसे झंझट समझे दूर रहने की कोशिश करे तो पत्नी को क्या पड़ी है? पिताजी भी अभी न भेजते, मगर पिछले 2 दिनों से दादाजी चलते चलते कई बार गिर पड़े। उनका मोतियाबिंद पक गया था।
घुटनों का भी दर्द ज़्यादा परेशान करने लगा था। दादी जी को भी मोतियाबिंद धीरे धीरे पक रहा था। डॉक्टर के अनुसार दोनों का फौरन ऑपरेशन कराना था। अब अत्यंत ज़रूरी हो गया था। इधर रीता भी बड़ी होती जा रही थी। 2-3 वर्ष में ब्याह लायक हो जाएगी। घर में जो खर्चे लगे थे उसके हिसाब से तो शादी के वास्ते 5,000 जमा करना भी मुश्किल था। उस पर दोनों को ऑपरेशन के खर्चे कहाँ से करेंगे? यह सब सोचकर वे बावले हो उठते। रात रात भर उन्हें नींद न आती। चिंता के कारण करवटें बदलते या उठकर भगवान के सम्मुख ध्यान लगाकर बैठ जाते। माँ बेचारी परेशान हो जाती। उन्हें हिम्मत बांधने की भरसक कोशिश करती, मगर कब तक? क्या शब्दों के जुगाली से पैसों का ही इंतजाम हो जाता, कष्ट दूर हो जाते। आखिर हार कर पिताजी ने दादाजी दादी जी को ताऊ जी के पास भेजने का निर्णय कर लिया। 3:30 बज गए। गाड़ी का समय हो गया था जाने के लिए। पिताजी उठ खड़े हुए। सहारा देकर उन्होंने दादाजी को उठाया। दादी जी का चेहरा एकदम विवर्ण हो गया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें उभर आईं। किसी उजड़ खानों में धकेला जा रहा हो, ऐसी दहशत छा गई। उनकी मोतियाबिंद आंखों में रीता का हृदय तड़प उठा। दादाजी के मन की पीड़ा को वह अच्छी तरह समझ रही थी। ताई जी उनके संग कैसा व्यवहार करेंगी, इसकी कल्पना मात्र से ही वह निढाल हो जा रहे थे। पिछली बार का कटु अनुभव वे भुला नहीं पा रहे थे। तब पहुँचने पर शुरुआती 4-6 दिनों तक बहू अच्छी तरह थी। नौकर भी दोनों का सम्मान करते थे। उनके मालिक के माता पिता हैं, यह सोचकर दौड़ दौड़ कर उनका काम करते थे। मगर बाद में जब देखा मालकिन को स्वयं ही फिक्र नहीं है, उल्टे चिढ़ती हैं उनके नाम से, तो नौकर ने भी तवज्जो देनी छोड़ दी। सच भी है, नौकर अपनी मालकिन के रूप के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। वे क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालते? दादाजी आवाज़ लगाते रहते, पर अनसुना कर खिसक जाते। एक गिलास पानी के लिए भी दादाजी को उनकी गुहार करनी पड़ती। दादी जी भरी हृदय से सब देखती रहती। घर के सभी तरह के फल आते थे, फ्रिज भरा रहता। नौकर चोरी छिपे खा लेते, मगर ताई जी दोनों को कभी पूछती तक नहीं थी। वो जिस तरह तरसा तरसा कर उन दोनों को रख रही थी, उसे देखकर दादी जी का हृदय अंदर तक विद्रढ़ हो जाता। जिस पुत्र को अनेकानेक तकलीफें सहकर पाला, जिसकी उच्च शिक्षा के लिए अपने गहने तक बेच दिए, योग्य होने पर उसी की पत्नी इस तरह का ओछा व्यवहार कर रही थी। अपने प्रति की जा रही उपेक्षा को वह सह भी लेती, मगर पति के अपमान को अब वो सह नहीं पा रही थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि थोड़े से फल या दूध के लिए पति नौकरों से बार बार कहे। वे पति पर झल्लाती, क्यों बोलते हो बार बार? फिर क्या करूं? दादाजी व्यवस्था से दवा की गोली दिखलाते। डॉक्टर ने खाली पेट दवा लेने से मना किया है। गांव में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बोलने की। हंसा स्वयं ही सब दादाजी चुप रह जाती। आखिर हार कर उठती और रसोई में जा फल ले आती। फ्रिज खोलते समय उनका हृदय आभार बोध से भर जाता। ऐसा लगता मानो चोरी कर नहीं हो। मगर उस दिन तो हद हो गई। यूँ ताई जी दादाजी के लिए सब जब दूध भेजती, पानी मिला देती। पहली बार दादी जी को मलाई जमी हुई नजर आई। दादी जी का माथा ठनका। आज बहू रानी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? कुछ सोच उन्होंने दादी जी को गिलास ढककर रख देने को कहा और स्वयं दबे कदमों से चलते हुए रसोई घर के करीब जा उधर की टोल लेने लगी। ताई जी धीमे स्वर में मुंह लगे नौकर को घुड़क रही थी। टॉमी अंदर कैसे घुसा, कैसे आया? पता नहीं मैडम, इधर से माली गया था बगीचे में। उसी ने जाली वाला दरवाज़ा। जरा भी ध्यान नहीं रखते तुम लोग? ताई जी फुफकारी। अब एक काम करना, बाकी दूध का दही जमा देना। दोपहर में उसी का लस्सी बना देंगे दोनों के लिए। दादी जी ने सुना तो सन्न रह गईं। काटो तो खून नहीं, यह इज्जत। पेट काट काट कर जिस लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, सम्मानजनक ओहदे के लायक बनाया, उसी की पत्नी का ऐसा बर्ताव कर रही है। अपमान से उनका तन मन सुलग उठा। छोटी बहू दूध में मक्खी गिर जाने मात्र वह दूध नहीं देती थी, और यह बड़े घर की बेटी कुत्ते का मुँह मारा दूध। छी! क्रोध से भगाती हुई वे कमरे में आ गईं और दादाजी के हाथ से गिलास छीन लिया। अब जाने दो सुमीर की माँ। दादाजी
उन्हें शांत करने का यत्न किया। हम स्वयं नाली में फेंक देते हैं। नहीं, अपमान से उनकी आवाज़ दहक रही थी। फिर उस काले दिल वाली को महसूस कैसे होगा? उसे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि हमें उसकी काली करतूत पता चल गई है। दादाजी समझाते रहे, ईश्वर का वास्ता देते रहे, मगर पति अपमान से विदग्ध दादी जी ने एक न सुनी। ग्लास लेकर धम धम करती हुई रसोई में गई। उनकी चढ़ी मुख मुद्रा और हाथ में दूध का गिलास देखते ही श्यामल बड़ी ताई जी का चेहरा पूर्ण श्यामली हो गया। दादी जी ने किसी तरह स्वयं को संयम रखते हुए उन्हें तीखी नज़रों से घूरा। बड़ी बहू, इनका पेट ठीक नहीं है, दूध नहीं लेंगे, बाकी दूध में मिला दो। अरे यह क्या कर रही हो ताई जी? सब पकाई, यह शक्कर वाला है, फिर सागर को दे देती हूँ। ले बेटा। वहाँ से निकल रहे पोते की ओर दादी जी ने गिलास बढ़ाया। सागर अभी नहीं लेगा। ताई जी बौखला कर आगे बढ़ी। क्यों? वह बाद में क्यों लेगा? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? दादी जी का स्वर थोड़ा उग्र हो गया। कहा न, साफ साफ क्यों नहीं कहती? दादी जी पहली बार सास के तेवर से दहाड़ी। यह कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध है। ताई जी का चेहरा तवे सा काला हो गया। दादी जी अंगारे सी लाल हो गई। हमारी जगह तुम्हारे माँ बाप होते तो क्या तब भी तुम यही करती? आप अनाप शनाप का इंजाम लगा रही हैं, फिर तुम स्वयं ही पी लो इसे। लो पियो। क्रोधित दादी जी ने गिलास उनके ओठों से लगा दिया। ताई जी ने पूरी ताकत से गिलास पर हाथ मार कर दूध फेंक दिया। गिलास टन से भर सामने दीवार पर जा टकराया। पूरी रसोई में दूध बिखर गया। इसी के साथ सास बहू में वाक युद्ध आरंभ हो गया। 8-10 मिनट तक यह संग्राम चलता रहा। ताई जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में गईं और जोर से दरवाज़ा बंद कर कर उसे कोप भवन में तब्दील कर दिया। बड़बड़ाए जा रही थी कि मेरे ही घर में आकर मेरा ही अपमान कर रही हैं, समझती क्या हैं अपने आप को। उसने तमतमाते हुए ताऊ जी को दफ्तर को फ़ोन लगाया। थोड़ी ही देर बाद ताऊ जी दुम हिलाते भागे भागे आए थे ही पहले ताई जी के कमरे में घुस गए। दोनों में आधे घंटे तक गुफ्तगू होती रही। फिर दोनों दादाजी दादी जी के कमरे में आए। ताई जी अंदर नहीं गईं, बाहर खड़ी रही। ताऊ जी धीर गंभीर मुद्रा में अंदर दाखिल हुए। दादाजी भरी हुई बैठी हुई थी। आखिर इतने बड़े ऑफिसर की माँ है, उसकी जन्मदात्री, उसे पालने पोसने लायक बनाने वाली माँ के अपमान को भला कौन बेटा सहन कर सकता है? पूर्ण आत्मविश्वास से दादी जी ने शिकायती लहजे में कहा, बेटा सुगन, आज तेरी घरवाली ने मुझे सब मालूम है अम्मा। अब तुम ही बोल बेटा। अम्मा। ताऊ जी की आदर युक्त झलझलाया स्वर गूंजा। अच्छा लगता है ये सब? इस तरह लड़ते हुए आसपास दूसरे ऑफिसरों के बंगले हैं, क्या सोचेंगे वो? कितनी जग हंसाई होगी मेरी। फैक्ट्री के डायरेक्टरों को जब यह मालूम पड़ेगा तो मेरी पोजीशन। दादी जी फटी विस्थापित नज़रों से बेटे को देखती रही। क्षण मात्र वे समझ गईं कि बेटे को कितना कुछ मालूम है, अपनी जन्मदात्री माँ को कितना पहचानता है। कोख जाया ही आज उन्हें इज्जत, अदब, कायदे, ऊंच नीच समझा रहा था। उनकी आंखें भर आई। एक शब्द भी न कहा। क्या फ़ायदा कहने से? कोई पराया हो तो दोष भी दे, बहस करे अपने ही औलाद के सामने, क्या सफाई पेश करे? उन्होंने किसी तरह आंसुओं को गिरने से रोका। ऐसे वक्त पति ने सहारा दिया, उनके जख्मों पर मलहम लगाया। ना चाहा बीच में दखल दे ताऊ जी से कहा, सोच रहा हूँ बेटा, गांव छोड़ बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें वापस भेज देते तो। ताऊ जी ने चैन की सांस ली। वे खुद भी तो यही चाह रहे थे। और अगले ही दिन दादाजी और दादी जी वापस लौट आए। पहली और आखिरी मर्तबा गए थे ताऊ जी के यहाँ। ऐसा मर्तबा घाव लेकर लौटे थे कि दोबारा कभी इच्छा ही भी नहीं हुई वहाँ जाने की। मगर अब उन्हें वहाँ जाना पड़ रहा था, उसी अपमान भरे घुटन युक्त माहौल में। हमेशा हमेशा के लिए कैसे रहेंगे वहाँ? जब तक पिताजी रहेंगे 1-2 दिन मानसिक सहारा रहेगा। उसके बाद पिताजी के लौटने के बाद रीता के आंसू ढुलक पड़े। कैसे सहन करेंगे दोनों ताई जी उपेक्षापूर्ण बर्ताव को? छोटे से बच्चे हो तो घर से कहीं भाग भी जाए। इस उम्र में 2 कदमों का नहीं सूझ पाता, बिन सहारे उठा नहीं जाता। कैसे काटेंगे जिंदगी को? गले में चुभन सी महसूस हुई। यद्यपि दादाजी दादी जी के जाने के बाद यहाँ
उन पर होने वाले खर्च की बचत तो हो जाएगी, यानी पिताजी की आधी पगार बच जाएगी। बरसों के दबाए कई अरमान धीरे धीरे पूरे होंगे, मगर दादाजी दादी जी को वैसे उपेक्षा भरे माहौल में रख क्या यहाँ सब सुखी रह पाएंगे? उनसे सुख का एक और भी खाते बनेगा? रीता का हृदय भर आया। बाहर तांगे वाला भोपू बजाकर गुहार लगा रहा था। दादाजी दादी जी ने अंतिम बार दूषित नज़रों से घर की ओर निहारा, जहाँ सम्मान पूर्वक जिंदगी बिता दी। अब उसी दरो आंगन को छोड़कर जाना पड़ रहा था। वाह रे बुढ़ापा! एक एक करके सब उनके चरण स्पर्श करने लगे। दादाजी दादी जी के निर्मल हृदय से उन सबको आशीर्वाद देते गए। सबके पीछे माँ आई अपनी सूती बैंड लगी साड़ी में। माँ को देखते ही दादी जी की रुलाई फूट पड़ी। बेटी सरी की बहू, पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो इतनी सेवामयी बहू मिली थी। शादी के बाद एक दिन भी बेचारी मन चाहा खा पी नहीं पहन सकी। हे प्रभु, अब इसके दिन भी फेर दे, यह भी कुछ सुख चैन से रह ले। आशीर्वाद देने के लिए दादी जी ने जो ही हाथ बढ़ाया, माँ ने लपक कर उन्हें, नहीं अम्मा जी नहीं, मैं नहीं जाने दूँ आपको उस नर्क में। सुनते ही तांगे में सामान जमा रहे पिताजी ने पलट कर देखा। माँ दादी जी के बाहों में भर कर बेहताशा चूमे जा रही थी। पिताजी की आंखों में हठास गंगा जमुना बह चली। हम चारों भाई बहन की आंखों से भी बादल बरस रहे थे। सामने मंदिर में पंडित जी सर गा रहे थे, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए। आपको यह सब स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।